सब्सक्राइब कीजिए इंग्लोसिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। तो आइए इसको अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो आप कभी दवाइयों की दुकान पर गए होंगे, जब आप उनसे कोई भी दवाई मांगते हैं तो वे आपको तुरंत ही दे देते हैं। अब आप जरा सोचिए कि इतनी हज़ारों की संख्या में दवाई होने के बावजूद भी वे आपको तुरंत खोजकर दवाई दे दिए। यह कैसे संभव हुआ? यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वे इन दवाइयों को कई श्रेणी एवं उप श्रेणियों में बांटकर रखे हुए हैं ताकि उन दवाइयों को आसानी से ढूंढ सके। इसी प्रकार तत्वों की अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व की जानकारी एक साथ मिल सके। यदि तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया जाता तो हमें विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि तत्वों के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। अब फ्रेंड्स, तत्व के वर्गीकरण में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, यानी इन्होंने जो गुण विभिन्न तत्वों में देखा उन सभी तत्वों को एक साथ रखकर अपना अपना नियम दिए, जिन्होंने त्रिक नियम दिया था। तो अब हम पढ़ेंगे डॉबर-रायनर्ड के त्रिक नियम के बारे में। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन किन वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अपना मत दिया है। तो उसके बाद डॉबर-रायनर्ड के बाद आया न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया है। तो हम लोग अष्टक नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये अष्टक नियम क्या है, इसमें तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में तथा आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, यानी जिस आवर्त सारणी का प्रयोग हम लोग आज कर रहे हैं वही आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला वैज्ञानिक है डॉबर-रायनर्ड, जिन्होंने त्रिक नियम दिया। अब आइए हम लोग त्रिक नियम को समझते हैं। तो डॉबर-रायनर्ड ने एक समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को समूहों में उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया, जिसे डॉबर-रायनर्ड का त्रिक नियम कहा जाता है। और फिर इन्होंने कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे इन्होंने तीन त्रिक दिया था, तीन तत्वों को लेकर के एक समूह बनाया था। जैसे इनका पहला समूह है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। यहाँ पर देखिए लिथियम का परमाणु भार 7 है, सोडियम का परमाणु भार 23 है, जबकि पोटासियम का परमाणु भार 39 है। यहाँ पर यदि लिथियम के परमाणु भार 7 और पोटासियम के परमाणु भार 39 का औसत निकालेंगे, अर्थात 7 और 39 को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 23, और यही 23 सोडियम के परमाणु भार के बराबर है। अर्थात इनके नियम के अनुसार कहा जा सकता है कि जो इनके समूह में जो तीन तत्व हैं उनमें जो आखिरी दो तत्व हैं उनके परमाणु भार का जो औसत होगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। यही है डॉबर-रायनर्ड का त्रिक नियम। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में डॉबर-रायनर्ड केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, जिसमें तो एक तो है लिथियम, सोडियम और पोटासियम, दूसरा है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, और तीसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि डॉबर-रायनर्ड ने कितने त्रिक नियम दिए थे। तो डॉबर-रायनर्ड ने 3 त्रिक नियम दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग अब जानते हैं न्यूलैंड्स के बारे में, जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में अष्टक नियम दिए। तो चलिए हम जानते हैं अष्टक नियम के बारे में। तो सबसे पहले न्यूलैंड्स ने हाइड्रोजन से शुरू कर थोरियम तक के तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया, और इस वर्गीकरण में उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। न्यूलैंड्स ने इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक से की तथा इसका नाम अष्टक का सिद्धांत रखा। अब आइए हम लोग न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। तो ये देखिए, ये है न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत का सारणी। इस सारणी में देखिए सोडियम लिथियम के बाद 8वें स्थान पर आता है।
तथा सोडियम एवं लिथियम दोनों के गुणधर्म लगभग समान है। तो इसी कारण न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में कहा जाता है कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यही है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि न्यूलैंड के समय में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, यानी 56 थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी पहली कमियां है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है, यानी कैल्शियम के बाद जो आने वाले तत्व है उसमें प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से नहीं मिलता है। यही इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमियां हैं। अर्थात जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है यह केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है, उसके बाद आने वाले तत्वों पर यह लागू नहीं होता है। तो ये था न्यूलैंड के अष्टक नियम। अब हम आगे पढ़ते हैं मेंडलीफ के बारे में, जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में आवर्त सारणी का निर्माण किया। आइए अब हम लोग आवर्त सारणी को समझते हैं। देखिए, तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीफ का प्रमुख योगदान रहा। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे आवर्त सारणी कहा गया। और यह है मेंडलीफ के आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने ऊर्ध्व स्तंभों को ग्रुप यानी समूह कहा तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड यानी आवर्त कहा। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों यानी समूह की संख्या 9 है, जबकि क्षैतिज पंक्तियाँ यानी आवर्तों की संख्या 7 है। एक बात यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर होगा कि आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की दोष, यानी ये जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो इनकी पहली कमियां है कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखना। अर्थात विभिन्न तत्वों के गुणधर्म एक समान होने के बावजूद भी ये जो मेंडलीफ है इन्होंने विभिन्न समूहों में रख दिया था। इन तत्वों को एक समूह में रखना चाहिए, लेकिन यह एक समूह में ना रख करके अलग अलग समूह में रख दिया। यह इनकी पहली कमियां थी। और इसकी दूसरी कमियां है कि ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना। जैसे टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखना। यहाँ पर टेल्यूरियम का परमाणु भार आयोडीन के परमाणु भार से अधिक है, फिर भी टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रख दिया गया। एक बात ध्यान दीजिए कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे ताकि भविष्य में खोए जाने वाले तत्वों को समान गुण वाले तत्वों के साथ रखा जा सके। आप इस पिक्चर में इमेज में देख सकते हैं कि मेंडलीफ ने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। तो फ्रेंड्स, ये था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। उसके बाद अब हम बात करते हैं मोसले के बारे में, जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसका अध्ययन हम लोग आज करते हैं। आइए अब हम आधुनिक आवर्त सारणी को समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 1913 में मोसले ने तत्व के एक नए गुण परमाणु संख्या की खोज की और मोसले ने तत्वों को इन्हीं परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी तक जितनी भी वैज्ञानिक जैसे डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ थे, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान को आधार मानकर किया था, जबकि मोसले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या को आधार मानकर किया है। ये मोसले सबसे अलग नियम दिए हैं। अभी तक जितने वैज्ञानिक इस पर तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, सब परमाणु द्रव्यमान को केंद्र माना था, आधार माना था, जबकि मोसले ने परमाणु द्रव्यमान को आधार ना मानकर इन्होंने परमाणु संख्या को आधार माना और फिर परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों का वर्गीकरण किया। तो फ्रेंड्स, ये है मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें देखिए, हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है। और आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह की कुल संख्या 18 है, जबकि क्षैतिज पंक्ति यानी आवर्त की कुल संख्या 7 है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी एवं मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर क्या है। ये अधिकतर कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है।
क्योंकि दोनों ने ही आवर्त सारणी का निर्माण किया है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पहला अंतर क्या है कि जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया है उसका नाम है आवर्त सारणी, लेकिन जो मोसले ने दिया है उसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, जबकि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। दूसरा अंतर क्या है कि मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान को आधार मानकर किया था, जबकि मोसले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या को आधार मानकर किया है। इसलिए मेंडलीफ का आवर्त सारणी के नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, और जबकि मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्यों? क्योंकि मोसले ने परमाणु संख्या को केंद्र माना था, जबकि मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को केंद्र माना था। एक बात और जानिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में के पहले आवर्त में कुल 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त सारणी में 8-8 तत्व होते हैं, चौथे और पांचवें आवर्त सारणी में 18-18 तत्व, छठे आवर्त सारणी में कुल 32 तत्व तथा सातवें आवर्त सारणी में शेष बचे हुए तत्व पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, छठे आवर्त के ही तत्व है ये जो आप नीचे पहली लाइन देख रहे हैं, जिसे लैंथेनाइड कहा जाता है, तथा नीचे वाला दूसरा लाइन जिसे एक्टिनाइड कहा जाता है, ये सातवें आवर्त का तत्व है। फ्रेंड्स, ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, यह भी जान लीजिए कि पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जिसमें एस, पी, डी और एफ, ये 4 ब्लॉक है जिसमें सभी एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए, समूह फर्स्ट और जो समूह सेकेंड है, यानी समूह पहला और दूसरा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। समूह 13 से लेकर के समूह 18 तक के तत्व ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। और ये नीचे वाले जो 2 लाइन आप देख रहे हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये कुल 28 तत्व ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। हम जल्दी लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, सेल स्ट्रक्चर, वैलेंस या फिर वैलेंसी इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इन्वोसिंग पॉइंट को, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यदि अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस यही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।